नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल के द्वारा काल विभाग को देखेंगे, उसके बाद प्रकरण 1 को हम पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। काल विभाग। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो जनता की चित्तवृत्ति किस प्रकार से होती है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने से यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक में 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटता है? 4 कालखंडों में विभक्त किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम देखते हैं उन 4 कालखंडों में आचार्य शुक्ल ने किस समय सीमा को किस नाम से जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को लिया है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, यह क्या है? वीर गाथा काल है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल को इन्होंने संवत 1375 से 1700 माना है। उसके बाद तीसरा काल विभाजन इन्होंने रीतिकाल को लिया है। रीतिकाल का समय सीमा इन्होंने 1700 से 1900 माना है। उसके बाद चौथा काल विभाजन को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। गद्य काल का समय इन्होंने 1900 से 1984 माना है। तो पहला इनका काल विभाजन वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। दूसरा है काल विभाजन इन्होंने भक्ति काल के नाम से किया है, जिनका 1375 से 1700 समय ईस्वी माना है। और रीति काल का समय इन्होंने 1700 से 1900 माना है। और गद्य काल का समय इन्होंने 1900 से 1984 माना है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इन समय सीमा को भी याद रखना होगा। अब चले आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं है। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले
तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो इस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगे। पीछे संक्षेप में इसके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। आइए अब हम देखते हैं प्रकरण 1, सामान्य परिचय। प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्रकृति हिंदी के पाठ्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय सम्मत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल सम्मत 1050 से सम्मत 1375 तक। हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय 1050 से सम्मत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और सम्मत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव से सरोज पर इनका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाई का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। रासों के नाम से पाई जाती है। बहुत ही बीच बीच में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आ रही है, इसे ध्यान से देखना और समझना है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। तो आदिकाल की जितनी भी साहित्य सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें कुछ असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्रकृताभास, प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है
कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की उसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द के लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारण चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय में कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले की कवि परंपरा रखती चली जाती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा में है जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। ये हमीर रासों की कुछ पंक्ति यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। चलिया वीर हमीर पाभर मैनी कंपई, दिगमन अंधार धुली कुरहर अच्छाई ही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये खुसरो की पहेली है। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्रकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद्र बिजाइन भाषा दुही नई धद्धर दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन को लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बना सब जन मीठा, ते तैसन जंपौ और हट्ठा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब फिर देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकरण पहला सामान्य परिचय हमने देखा। अब हम अगले वीडियो में प्रकरण दूसरा को लेंगे।